अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई एम बैक अगेन विद अनदर व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपको मज़ीद केमिस्ट्री के हवाले से कुछ बताऊंगा, यानी हायर केमिस्ट्री जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, यानी इसमें मैं आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि इसका एक टॉपिक कोल के बारे में उसको अच्छे तरीके से आज डिस्कस करेंगे। कोल के साथ साथ कि कोल को किस तरह हम किन पैरामीटर्स पे हम इसको जज करते हैं, क्या कोल कितना अच्छा हो सकता है कोई कोल। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई बात अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि आपको मज़ीद इसकी अपडेट्स मिलती रहें और आप इससे फ़ायदा हासिल करते रहें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो यहाँ पर मैं आपको बात कर रहा हूँ सिलेक्शन ऑफ कोल, यानी कोल को किन पैरामीटर्स पे सिलेक्ट किया जाता है। तो उसमें से सबसे पहला पैरामीटर जो है वो है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू सबसे पहले बता दूँ कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बर्न द यूनिट मास ऑफ द फ्यूल, यानी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड नहीं मतलब अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग द यूनिट मास ऑफ फ्यूल, यानी किसी भी फ्यूल को, यानी फ्यूल हो सकता है आपका कोई सा भी फ्यूल हो सकता है, जैसे कि कोल हो गया आपके पास होना चाहिए, ब्यूटेन, प्रोपेन हो गया, मीथेन हो गया, किसी किस्म का फ्यूल, यानी जब उसको हम बर्न करें तो वो नेसेसरी अमाउंट ऑफ हमें एनर्जी दे सके। हमें लाइट की फॉर्म में एनर्जी हो सकती है, किसी हीट की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हम एनर्जी को हमें दे दें तो वो कहलाता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो जितनी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होगी, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी, उतना ही अच्छा हमारा कोल कंसिडर किया जाएगा। अब दूसरा पैरामीटर है मॉइस्चर कंटेंट कि जिसके अंदर वो कोल अच्छा कंसिडर किया जाएगा जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होगा। यानी जितना कम मॉइस्चर कंटेंट होगा, ज़ाहिर है जब हम किसी कोल को जलाएंगे उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत अच्छा होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर में मुराद है कि जब हम कोल को जलाएँ तो वो जो है एक ऐसी अमाउंट पे नेसेसरी टाइम में वो जल जाए, लेकिन वो जल्दी ना जले, यानी जल्दी वो बर्न ना हो जाए। यानी इसके अंदर इतनी सकत होनी चाहिए कोल में कि वो जल्दी ना जल जाए और ना ही तो देर से जले, यानी इसका टेम्परेचर जो है इग्निशन टेम्परेचर वो मॉडरेट हो और उसके अंदर कंटेंट जो है मॉइस्चर कंटेंट भी बहुत ही कम हो ताकि वो जल सके आराम से, और आराम से वो हमें नेसेसरी अमाउंट ऑफ वर्क दे सके। तो मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास बहुत कम होना चाहिए कोल के अंदर। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सल्फ़र एंड फॉस्फोरस कंटेंट्स। ऊपर वाले भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुकिंग क्वालिटी, लेकिन पहले इनको बता दूँ आपको ये क्या होते हैं। सल्फ़र एंड फॉस्फोरस कंटेंट्स क्या होते हैं? द कोल यूज particularly for metallurgical process should be as low as possible as they affect badly the properties of the metal produced. Also the gaseous products during the combustion cause the corrosion of the equipment and environmental pollution। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सल्फ़र एंड फॉस्फोरस कंटेंट जो है, सल्फ़र यानी एस जो होता है, फॉस्फोरस का जो कंटेंट है इसके अंदर बहुत कम होना चाहिए कोल में, क्योंकि अगर फॉस्फोरस का कंटेंट सल्फ़र का कॉन्टैक्ट होगा तो ज़ाहिर जब कॉन्टैक्ट में आएगा वो ऑक्सीजन के और हीट के, तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड और फॉस्फोरस ऑक्साइड भी बना सकता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जनरेट कर सकते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है, जो कि हमारे इक्विपमेंट के लिए अच्छे नहीं है। यानी जो बॉयलर में हम लोग काम कर रहे हैं, जब सल्फ़र डाइऑक्साइड पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर लेगी, और सल्फ्यूरिक एसिड जब फॉर्म करेगी तो इस तरह हमारा बॉयलर का रस्ट बढ़ जाएगा, हमारा बॉयलर की जो है कहना चाहिए उम्र ख़त्म हो जाएगी, इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, वॉर्न आउट हो जाएगा बॉयलर। तो ये हम सल्फ़र एंड फॉस्फोरस कंटेंट भी बहुत कम होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर ऐश कंटेंट बहुत कम होना चाहिए। ऊपर ऐश कंटेंट बताया गया, ऐश कंटेंट यानी इसके अंदर राख का जो बनना जो है बहुत कम होना चाहिए, यानी जितनी कम राख होगी, राख से मुराद ऐश, उतना ही हमारा अच्छा कोल होगा। यानी हम लोग उसको जलाएँ तो वो ज़्यादा राख ना प्रोड्यूस करे, उतनी राख प्रोड्यूस करे जितनी हमें ज़रूरत है, ना कि ज़्यादा वो प्रोड्यूस करे और हमें कम हीट दे। तो ये बहुत काम आता है, यानी इसको बहुत फैक्टर को कंसिडर किया जाता है मेटलर्जिकल ऑपरेशन में। यानी जितने भी हमारे मेटलर्जिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि स्टील के मेटलर्जी है, बहुत सारी और मेटलर्जी हैं, आयरन की मेटलर्जी और बहुत सारी मैग्नीशियम की मेटलर्जी है। तो हर तरह की मेटल्स की मेटलर्जी में इसको बहुत कंसिडर किया जाता है। कैलोरीफिक इंटेंसिटी ऑफ कोल अभी बाद में देख लेते हैं। कोकिंग क्वालिटी, सबसे पहले साइज़ ऑफ कोल देख लेते हैं। साइज़ ऑफ कोल, the size of coal should be uniform in order to facilitate both its handling and the regulation of the combustion process। कहना यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि साइज़ ऑफ कोल, यानी इस कोल का साइज़ ना तो इतना बड़ा हो ना ही तो इतना छोटा हो, कि बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि एक कोल का, यानी कोल आपने माइन से निकाला तो उसको क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है अच्छे तरीके से, ताकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइनी रेसिड्यू में आके कन्वर्ट हो जाए।
इससे क्या होता है कि हमारे जो है इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जो है सबको प्रोवाइड होती है, सब चंक्स को, और इस तरह हमें इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है। अगर हम साइज़ ऑफ कोल सही नहीं रखेंगे तो हमारी जो है इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिल पाएगा। जो ज़्यादा जिनको मतलब एक कहना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस टाइम पे हम इसको बर्न कर सकते हैं, यानी एक को ज़्यादा हम लोग बर्न करेंगे किस चीज़ को तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस ख़राब हो सकता है। अगर इसके साथ साथ कोई और बड़ा कोल है साइज़ का तो वो कम टाइम लेगा सही होने में, जलने में, मतलब ज़्यादा टाइम लेगा जलने में। तो ये था कोल, साइज़ ऑफ कोल। इसके अलावा कुकिंग क्वालिटी यहाँ पर ये है। कुकिंग क्वालिटी क्या होती है? द कोल विच ऑन हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ द एयर बिकम्स सॉफ्ट plastic and fuse together to form large content mass called the coking coal. Such type of coal are difficult to be oxidized if the residue obtained after heating is porous, hard and strong and usable for metallurgical process. The coal is known as coking coal. अब यहाँ पर कुकिंग कोल से मुराद ये है कि जब हम कोल को बर्न करें, हीट करें, एब्सेंस यानी एयर के एब्सेंस में, ऑक्सीजन यानी O2 के एब्सेंस में हम उसको बर्न करें, हीट करें तो ये सॉफ्ट यानी बहुत सॉफ्ट सा हो जाए, प्लास्टिक यानी बिल्कुल कहना चाहिए लचीला सा एक मटेरियल फॉर्म कर ले और फ्यूज़ हो जाए तो वो कहलाते हैं हमारे पास। और एक कोहेरेंट मास मतलब एक ऐसा फिक्स मास बना ले, यानी बिल्कुल कहना चाहिए बिल्कुल कहना चाहिए कि फ्यूज़ मास बना ले तो वो कहलाता है कुकिंग कोल। और इस टाइप का कोल हम इसको ऑक्सीडाइज़ नहीं कर सकते, यानी ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करा सकते, बहुत मुश्किल से ऑक्सीडाइज हो सकता है ये। इस वजह से जो कोल हमें ऑब्टेन्ड होता है पोरस, हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड यूजेबल फॉर द मेटलर्जिकल प्रोसेस, वो कहलाता है पोरस यानी हार्ड कोल हो, स्ट्रॉन्ग हो, यूजेबल जो कि हम इजीली यूज़ कर सकते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस में, वो कहलाता है हमारे पास कुकिंग कोल। इसके अलावा कुकिंग कोल जो है वो हर कोल या कुकिंग कोल नहीं होता और यहाँ पर जो दिया गया है इस वजह से ये बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकता है। अब कुकिंग कोल आर suitable for metallurgical processes because they are quite strong and not crushed under the weight of the overflux or furnaces. अब क्या होता है यहाँ पर कि कुकिंग कोल जो होता है, जैसे कि ऊपर हमने बताया कि कुकिंग कोल जो होता है वो बहुत सख्त होता है, यानी बहुत हार्ड होता है, टफ़ लेयर बनाता है। तो हम उसको क्या करते हैं, तमाम फर्नेस में जो बॉयलर होते हैं उसके नीचे हम लोग बिछा देते हैं, उसके ऊपर हम लोग फ्लक्स जितना भी होता है, फ्लक्स यानी जो जितना भी मटीरियल्स होते हैं हमारे, जिसको हमें रिएक्शन करवाना होता है या जिसके साथ हमें मटेरियल फॉर्म करना होता है, नए जनरेट करना होता है मटेरियल को फ्यूज़ करके, तो वो क्या होता है कि इसको फ्लक्स के ज़रिए वो दबा नहीं सकता, यानी वो इतना टफ होता है कुकिंग कोल कि इसको वो फ्लक्स मेंटेन अपनी हाइट पे रहता है, यानी इसको दबा नहीं पाता है। इसके अलावा ऊपर हमारे पास कैलोरीफिक इंटेंसिटी ऑफ कोल ये भी है। द मैक्सिमम टेम्परेचर रीच व्हेन द कोल इज़ कम्प्लीटली बर्न इन द थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ एयर, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी नेशन स्पेसिफिक हीट of the gaseous product of the coal combustion. In the most cases, the heat liberated due to the combustion preheats the air and thus affect the calorific intensity. Calorific intensity can be calculated theoretically by the following formulas. अब क्या होता है यहाँ पर कि मैक्सिमम टेम्परेचर जब रीच कर देता है, कैलोरीफिक इंटेंसिटी कोल की होती है कि जब हम किसी भी कोल को हीट करें तो वो अपने मैक्सिमम टेम्परेचर पे चला जाए, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर वो गेन कर ले तो वो खिलाते हैं, जिस पे जब वो मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाए और वो बर्न हो जाए एयर के अंदर, एक मखसूस क्वांटिटी एयर की मखसूस क्वांटिटी में वो बर्न हो जाए कम्प्लीटली और वो मैक्सिमम टेम्परेचर रीच कर ले तो वो कहलाती है कैलोरीफिक इंटेंसिटी ऑफ कोल। अब ये क्या होती है, ये जो है कैलोरीफिक इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, यानी जो हम लोग जब हीट करते हैं किसी भी कोल को, ज़ाहिर इसके अंदर एयर मौजूद होती है, तो एयर क्या है, एयर हीट होने की वजह से उसको प्री हीट कर देती है कोल को और वो कैलोरीफिक इंटेंसिटी को मतलब अफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। और कैलोरीफिक इंटेंसिटी को हम फ्लेम टेम्परेचर के फॉर्मूले से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कैलोरीफिक इंटेंसिटी कोल की हाई होनी चाहिए इन शॉर्ट। हाँ, कैलोरीफिक इंटेंसिटी बहुत हाई होनी चाहिए कोल की, जैसे यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर कैलोरीफिक इंटेंसिटी ऑफ द कोल शुड बी वेरी हाई। अब ये हमारे पास पूरा टॉपिक था जिसके ज़रिए हम कोल को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोल कितना अच्छा है, कितना फ्यूज़ हो सकता है, कितना हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसी मेटलर्जिकल प्रोसेस में। तो इसके ज़रिए हम अपनी कोल की क्वालिटी को जज कर सकते हैं कि किस तरह हम कोल को कौन सा कोल लें और उसको किस तरह हम लोग इसको हम इस्तेमाल करें। तो ये था हमारे पास कोल। अब लिक्विड फ्यूल्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लिक्विड फ्यूल्स में आपके पास सारे जितने भी कंपाउंड आते हैं आपके पास, जैसे कि केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, सारे लिक्विड फ्यूल्स में आते हैं। तो ऐसे मैं आपको बता नहीं था क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसे वो नहीं है,
और पेट्रोलियम वगैरह जितने भी पैराफिन बेस ऑयल वैक्स है ये सारे के सारे लिक्विड फ्यूल में आ जाते हैं। बस में ये देखना है आपको कि लिक्विड फ्यूल्स में भी वही हिसाब है जिस तरह गैस फ्यूल में, यानी गैस और लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल इन सब की एक ही बात है कि इनकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, इनका टेम्परेचर जो है इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए। इसके अलावा जो है इनके अंदर किसी किस्म का कंटेंट नहीं होना चाहिए, सल्फ़र ऐश कंटेंट नहीं होना चाहिए। सारे के सारे चीज़ें अगर होंगी किसी चीज़ में तो वो अच्छा फ्यूल होगा, बहुत रिलायबल फ्यूल होगा। इसके अलावा हम लोग पढ़ लेते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक इंटेंसिटी हमने पढ़ ली थी, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है मैंने आपको बता दी थी, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू और देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बाकी गैशियस फ्यूल के बारे में बता देता हूँ। गैशियस फ्यूल्स जैसे आपको पता ही है, नेचुरल गैस हो गया, बहुत सारी गैसें होती हैं जैसे ब्यूटेन है, इथेन है, प्रोपेन है, जिसने यहाँ पर दिया गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सारे आप कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे वाटर गैस वगैरह जो है ये सारे के सारे यहाँ पर गैशियस फ्यूल्स हैं। यहाँ बायोगैस कह लें, बायोगैस जिसमें यहाँ पर नेचुरल गैस यहाँ पर बताया गया है। नेचुरल गैस में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, पेंटेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, इथेन हो गया। तो ये सारे सारे कंपाउंड्स जो है एक मखसूस क्वांटिटी में नेचुरल गैस में पाए जाते हैं। हम जो यहाँ पर जो LPG जो है जो कि क्या है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है LPG, इसके अंदर भी जो है प्रोपेन, ब्यूटेन जो कि यूज़ होते हैं हमारे LPG में। यहाँ पर एक कॉम्पोजिशन दी गई है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन है। बाकी क्रूड ऑयल है हमारे पास गैशियस फ्यूल में, नहीं सॉरी, क्रूड ऑयल तो गैशियस फ्यूल में नहीं आता है। क्रूड ऑयल बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है, एक कंपाउंड है जो कि हमारे पास लिक्विड फ्यूल में या सॉलिड फ्यूल की कैटेगरी में लाया करता है। लेकिन जो गैस फ्यूल होते हैं हमेशा याद रखिए, गैस फ्यूल जो है हमेशा ऑयल के साथ ही, यानी जहाँ पर क्रूड ऑयल पाया जाएगा, जहाँ पर ऑयल की फील्ड होंगी वहाँ पर गैशियस फ्यूल भी पाए जा सकते हैं। इसके अलावा हम और देख लेते हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल गैसेस सारी LPG और इसके बारे में बताया गया है। इसके अंदर कोई ऐसा वो नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन है, वो पढ़ लीजिए बस। कोल गैस बहुत संभाल आती है आपके बर्नर और मुख्तलिफ़ चीज़ों को हीट अप करने के लिए, तो ये सारी की सारी हैं। जब हम कोल को हीट अप करते हैं, जैसे यहाँ पर दी हुई इक्वेशन, जब कोल को हम हीट अप करते हैं 1300 डिग्री सेंटीग्रेड में एक एयर की एब्सेंस में, तो हमारे पास कोक और कोल गैस फॉर्म हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास और भी हैं, ये सारे प्रोसेसेस हैं, सारी कॉम्पोजिशंस हैं कोल गैस की, तो ये सारी अब देख लीजिए। बाकी इसको किस तरह कंप्टेंट किया जाता है सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, और कैलोरीफिक वैल्यू सारी दी गई है, मेंशन की हुई है यहाँ पर उन्होंने। और जो प्रोड्यूसर गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर होती है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कंपैरिजन दिया हुआ है यहाँ पर उन्होंने बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस फ्यूल्स। कंपैरिजन यहाँ पर देख लीजिए, इसके अंदर कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। बस ये बता दूँ कंपैरिजन ये है, इन सब में एक ही चीज़ होती है कि इनको जो एडवांटेज है ये है कि इनका डिसएडवांटेज में मतलब इनकी जो मेन जो कहना चाहिए कंपैरिजन का जो पॉइंट है वो ये है कि इनको किस तरह मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर हम लोग उसको ट्रांसफ़र करें तो कौन फ्यूल कितना अच्छा है, ये इसके अंदर मेन पॉइंट है। इसके अलावा कि इनकी क्वालिटी कैसी है, इसके अलावा इनका कॉस्ट कैसी है, इसके अलावा इनकी कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कितनी अच्छी है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फ्यूल में सब इसमें मेंशन किया गया है एडवांटेज और डिसएडवांटेज की शक्ल में। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई थी। इसके अलावा जो मेन टॉपिक है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू और बॉम्ब कैलोरीमीटर, कैलोरीफिक वैल्यू obtained बाय द बॉम्ब कैलोरीमीटर। सारे के सारे इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कौन सा फ्यूल यानी कौन सी मैटर का फ्यूल यानी सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल है, गैस फ्यूल कितना मतलब ऐश प्रोड्यूस करता है या कितना स्मोक प्रोड्यूस करता है, स्मेल प्रोड्यूस करता है, तो वो भी इसके कंपैरिजन में आ जाएगा। इसके अलावा हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। वो मैंने आपको बताया था कैलोरीफिक वैल्यू वो वैल्यू होती है कि अगर किसी भी हम फ्यूल को बर्न करें तो नेसेसरी अमाउंट ऑफ हीट दे दें हमें,
तो और ये यूनिट मास ऑफ फ्यूल को बर्न करने से हमें जितनी हीट मिलती है वो कहलाती है कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ द यूनिट मास ऑफ द फ्यूल। यानी किसी भी फ्यूल का हम यूनिट मास ले लें, यानी अगर 1 ग्राम का फ्यूल लें तो जितनी उसके अंदर से हमें हीट मिलेगी बर्न करने से, उसको कंबस्ट करने से हमें जितनी हीट मिलेगी वो कहलाती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। बाकी इसके मुख्तलिफ यूनिट कन्वर्जन्स दिए हुए हैं यहाँ पर ब्रिटिश थर्मल यूनिट में और सेंटीग्रेड हाइट हीट यूनिट में और किलो कैलोरिक में दिया हुआ है, कैलोरीज में दिया हुआ है, बहुत सारी इसके अंदर दिया हुआ है। तो सब ये है इसके अलावा बॉम्ब कैलोरीमीटर पढ़ लेते हैं हम लोग। ग्रॉस और इसके बारे में बताए थे लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, सिर्फ हम बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय द बॉम्ब कैलोरीमीटर होते हैं यहाँ पर ये कि हम कैलोरीफिक वैल्यू, बस आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि होता क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो इसके अंदर इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। ये लंबी थोड़ी लिखी हुई है उन्होंने, लेकिन कंस्ट्रक्शन इसकी बस इतनी सी है कि इन्होंने एक इसके अंदर यहाँ पर डायग्राम बनी हुई है, इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं इसको। ये डायग्राम बनी हुई है, इस हिसाब से हम देखते हैं। अब यहाँ पर जो है इन्होंने एक कहना चाहिए एक कंटेनर लिया। सबसे पहले तो उन्होंने इस कैलोरीफिक वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर के ज़रिए हमने एक कंटेनर लिया है जो कि सील्ड कंटेनर है, ऊपर से टॉप सील्ड कंटेनर है। इसके बाद इसके अलावा हमने क्या किया इसको हमने जो है इसको मतलब इसके अंदर वाटर जैकेट हमने इसलिए लगाया। वाटर जैकेट से मुराद है कि हमने एक ऐसी इंसुलेशन हमने अंदर किसी किसी की इंसुलेशन होती है, जिस तरह हम थर्मोस फ्लास्क के अंदर एक इंसुलेशन होती है, बहुत सारी इंसुलेशन होती हैं, तो इस तरह हमने इसके अंदर भी इंसुलेशन रखी हुई है जिसके अंदर हमने वाटर को फिल कर दिया हुआ है इसमें, ताकि इसकी हीट जो है वो बाहर जा ना सके, लिबरेट ना हो सके। हमने यहाँ पर कोई हीट रखा हुआ है। इसके अलावा हमने एयर जैकेट रखा है ताकि एयर से पास जो हीट जो अंदर फॉर्म होने वाली है, यानी इस टेम्परेचर में, ये असल में पूरा का पूरा एक सिस्टम है। सिस्टम में क्या किया हमने, एक कैलोरीमीटर लिया हमने पूरा का पूरा, हमने क्या किया इसके अंदर एक थर्मामीटर डाल दिया है, एक हमने रखा हुआ है बैकमैन्स थर्मामीटर है, इन्होंने थर्मामीटर रखा हुआ है। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक छोटा सा एक और पॉट सा रख दिया अंदर, हमने इसको कवर किया। इस पॉट को जो आपको नज़र आ रहा है, एक टी शेप पॉट जो नज़र आ रहा है, हमने इसको कवर कर दिया और उसके अंदर इस पॉट के अंदर डाल दिया हमने कोल को डाला हमने, जो कि एक 1 ग्राम कोल ले लें। उसको कोल को हमने नेसेसरी फिक्स अमाउंट का कोल हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके बाद क्या किया हमने, इस कोल को हमने ऑक्सीजन को ऊपर से हमने एक विंड पाइप कह लें, यहाँ कहना चाहिए एक पाइप हमने निकाल दी है, ऊपर से इनलेट निकाल दी है जिसके ज़रिए हम ऑक्सीजन को फीड करते हैं। यहाँ से थोड़ी बहुत ऑक्सीजन गैस भी आ रही है। इसके अलावा हमने क्या किया है कि इसके अंदर इस पूरे के पूरे को हमने बैटरी के टर्मिनल्स के साथ जोड़ दिया है इस अंदर वाले कंटेनर को। अब होता है यहाँ पर ये जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये जो है स्पार्क प्रोड्यूस करता है। स्पार्क प्रोड्यूस करने से ये पूरा का पूरा कोल जो है जल जाता है और हमें एक नेसेसरी अमाउंट फिक्स अमाउंट की हीट दे देता है। तो ये जो हीट देता है, तो ये सारी हीट जो है इसके ऊपर टेम्परेचर थर्मामीटर पे रिकॉर्ड हो जाती है। रिकॉर्ड होने के बाद क्या होता है, लेकिन ये रिकॉर्ड होती है इसके ऊपर, लेकिन ये जो हम इसको लाएंगे यहाँ पर एक कंटेनर रिकॉर्ड दिख रहा है, ये एडियोबैटिक कंटेनर है, यानी इसके ज़रिए बाहर हीट नहीं जा सकती। और अगर इन केस अगर चली भी गई तो यहाँ पर इन्होंने एयर जैकेट और वाटर जैकेट लगाया हुआ है, तो उसमें वो बाहर पेनिट्रेट हो सकती है मज़ीद। तो इस तरह हम लोग निकाल लेते हैं हम किसी भी किस्म की कैलोरीफिक वैल्यू कंपाउंड का। यानी अगर हम इसके अंदर कोई सा भी कंपाउंड रखें, जैसे कोल रख लें, मीथेन रख लें, इथेन रख लें, इथाइन रख लें, या हम जितना किसी किस्म का लिक्विड या गैस का रख लें, कंप्रेस गैस रख लें, या लिक्विड गैस का हम इसके अंदर वो रख लें, कंपाउंड रख लें, तो उसकी हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू इस तरह निकाल सकते हैं। बाकी इसका कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी है, तो उसका जो प्रोसीजर है वो देख लीजिए। प्रोसीजर इसका ये है, और की जो कंस्ट्रक्शन थी वो भी उनको दिखा देते हैं। कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी है इसकी, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो और आपको समझ आई है सब चीज़ों के बारे में मज़ीद। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई बात अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद मिलती रहे। तो अगली वीडियो के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।